हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी पॉलिटी की फर्स्ट क्लास शुरू होने जा रही है। हम स्टार्ट करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब क्या है वो हम समझेंगे आज। मैंने बताया था आपको शेड्यूल पिछले अपनी वीडियो में। तो इसमें क्या है, पहला चैप्टर है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल पढ़ेंगे सबसे पहले हम। 1600 से 1858 के बीच में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर रूलिंग की। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से यहाँ आई, कैसे इस्टेब्लिश हुई, क्या क्या उसने किया, वो उसके बारे में हम समझेंगे धीरे धीरे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत आई थी और उसका मेन पर्पस था व्यापार करना। अब व्यापार करने के साथ साथ जब उन्होंने देखा इंडिया के अंदर कि बहुत सारे राजा महाराजा यहाँ पर रूल कर रहे हैं और बहुत सारी रियासतें हैं, तो धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि कुछ कमज़ोर रियासतें हैं और उन्होंने वहाँ पे देखा कि यहाँ पर रूल किया जा सकता है। तो वो बैटल ऑफ प्लासी होता है 1757 में, ये जगह है बंगाल के अंदर। तो वहाँ पे ये लड़ाई होती है पहली, और उसी लड़ाई के बाद ये जीत जाते हैं अंग्रेज वहाँ पे। रॉबर्ट क्लाइव वहाँ पे जीत जाता है और जीतने के बाद यहीं से क्या होता है, इनका आधार स्टार्ट हो जाता है रूलिंग करने का, इनकी हिम्मत बढ़ जाती है अंग्रेजों की। तो फिर ये सब काम होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है रेगुलेशन एक्ट आता है 1773 में, रेगुलेशन एक्ट बनाते हैं और उसके तहत ये बंगाल का जो गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना देते हैं। और फिर एक संघीय न्यायालय कलकत्ता में स्थापित किया जाता है इसी एक्ट के तहत। और बहुत सारे काम होते हैं, और जो ये इसमें काम कर रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कर्मचारी थे, उन पे भी थोड़ा-सा ध्यान दिया जाता है और उन वो जो उपहार लेते थे भारतीय लोगों से, उन पे थोड़ा रोक लगाई जाती है और इस तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट अपना काम करता है। उसके बाद बहुत सारे एक्ट आए। सेटलमेंट एक्ट आया था 1784 के आसपास, 1781 में, फिर उसे तब्दील किया गया, उसे चेंज किया गया, फिर बहुत सारे ये चीज़ें चलती गईं। तो वो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा ज़्यादा, ठीक है? उसके बाद है ब्रिटिश क्राउन रूल 1858 से 1947। 1857 में क्या होती है, सैनिक विद्रोह होता है, म्यूटनी होती है। उसमें क्या होता है, अंग्रेज़ सरकार को काफ़ी खतरा महसूस होने लगता है। तो उसमें फिर जो वहाँ की पार्लियामेंट है वो डिसाइड करती है, वहाँ का महारानी अपने हाथ में ले लेती है सब। और जितनी भी पावर होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, उस पावर को कम कर देते हैं और ज़्यादातर रूलिंग कहाँ से होती है, फिर क्राउन के रूल से होती है। और उसके बाद एक वायसराय का एक वर्ड आता है, वायसराय मीन्स होता है कि जो उसके महारानी के बिल्कुल करीब का जो होता है, वही क्या करेगा, रूलिंग करेगा और रिपोर्ट करेगा महारानी को, ठीक है? तो रिवोल्ट एक्ट हुआ था 1857 में, उसी को देखते हुए ब्रिटिश क्राउन रूल आया। 1861 में एक काउंसिल एक्ट आया, ठीक है? उसमें जो था बहुत पार्टिसिपेशन दिया गया इंडियन लोगों को गवर्नेंस में, ठीक है? क्यों? उसमें ये था कि पहले क्या था, जो हमारे इंडिया के लोग थे, उन्हें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा था, जिससे कि लोगों में इसके खिलाफ एक तरीके से उबाल था। लोग जो है इसके खिलाफ जा रहे थे ब्रिटिशर्स के, तो ये सब चीज़ें हो गई थी। उसके बाद है थर्ड हेडिंग अर्ली डिमांड ऑफ रिफॉर्म। तो फिर उसके बाद 19th सेंचुरी से लेके और 12th सेंचुरी के शुरुआत में क्या हुआ था, वहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस आई 1885 में, जिससे कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रिफॉर्म की जा सकें, और ये अंग्रेज़ों की एक चाल थी, अंग्रेज़ों का ही देन थी जो आईएनसी बनी थी, ठीक है? जिससे कि वो ये चाहते थे कि जो इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, इंडिया के यहाँ पे रूलिंग को हम समझ सकें। फिर ये सब चीज़ें हुई, स्वदेशी मूवमेंट आया 1905 में, ठीक है? अ, ये इसलिए आया था क्योंकि एक 1905 में एक जो हुआ था, बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, ठीक है? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो ये सब चीज़ें उसके विरोध में हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी बन गई 1906 में, रिप्रेजेंटिंग मुस्लिम पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए बनी थी, कि जिससे कि जो मुस्लिम लोग हैं, जो मुस्लिम नेता हैं, वो अपने माइनॉरिटीज़ को या अपने जो मुस्लिम्स लोग हैं, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें, उन्हें रिप्रेज़ेंट कर सकें। उसके बाद है नंबर 4, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफ़ॉर्म होते हैं 1909 से 1935 के बीच में। 1909 में क्या था, मानले मिंटो था। मानले मिंटो एक रिफ़ॉर्म आया 1909 में, जिसमें कि मुस्लिम्स को अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया गया। उनके अलग से जो है
एक तरीके से वोट का सिस्टम बना दिया गया। फिर उसके बाद मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड रिफ़ॉर्म आता है 1919 में, ठीक है? तो इसमें डायरकी सिस्टम आता है। डायरकी सिस्टम प्रोविंशियल लेवल पर जो हमारे प्रांत हैं, जो छोटे-छोटे प्रांत हैं, उस लेवल पे डायरकी सिस्टम आया, ठीक है? और उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उन्हें डिवाइड कर दिया गया, ठीक है? उसके बाद है गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, ये बहुत ही अपने आप में वास्ट एक्ट था और इसके अभी भी हमारा जो इंडिया का संविधान है, उस संविधान में इससे लगभग 250 के आस-पास आर्टिकल हमने बोरो किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक्ट था। उसके बाद है नेशनलिस्ट मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या थे? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, ठीक है? असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला। तो ये मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ आप लोगों को, हिंदी वर्ज़न भी है इसका, तो आपको जैसे सही लगे वो हिंदी, इंग्लिश दोनों में आप पढ़ सकते हैं। बाइलिंगुअल मैंने ये बनाया है, ठीक है? उसके बाद है सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट चला 1930 से 1934 के बीच में, बायकॉट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स एंड रिफ्यूज़ल टू पे टैक्सेस, मतलब जितने भी ब्रिटिशर्स के सामान थे, जो भी वहाँ से बन के आई थी ब्रिटेन से चीज़ें, तो उनका हम विरोध कर रहे थे इंडियंस, एंड रिफ्यूज़ल टू पे टैक्सेस, और हमने मना कर दिया था जो टैक्सेस लगाए गए थे नमक पे, बहुत सारी चीज़ों पे टैक्सेस लगाए जा रहे थे अंग्रेज़ों की तरफ से, तो वो इंडियन लोगों ने मना कर दिया। गांधी जी ने इसका आह्वान किया, गांधी जी ने मना किया और दांडी मार्च निकाला गांधी जी ने, ठीक है? और मुझे आपको कमेंट में बताना है, अ, आपको बताना है मुझे कमेंट में कि दांडी मार्च कितने दिन की यात्रा थी और उसमें कितने लोग शामिल थे। उसके बाद है क्रिप्स मिशन आया 1942 में, ये सब चीज़ चल रही थी। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में शुरू हो गया था, भारत छोड़ो आंदोलन, और ये 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। बहुत क्वेश्चन आता है पीसीएस में, बीपीएससी भी पूछता है, यूपी पीसीएस भी पूछता है कि इसकी डेट पूछता है एग्ज़ैक्टली, तो आपको याद रखना है 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था, ये हमारा भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। उसके बाद एक क्रिप्स मिशन 1942 में आया, तो क्रिप्स मिशन आने का मतलब ये था कि जो इंडिया सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो अंग्रेज जो थे, जो ब्रिटिश था वो मित्र राष्ट्र की तरफ था और एक तरफ थे ध्रुवी राष्ट्र। तो ये चाहते थे कि इंडियंस जो लोग हैं, जो इंडिया के लोग हैं, उनका हमें सहयोग मिले और कोऑपरेट करें वो हमें, तो इसलिए ये क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया 1946 में, तो ब्रिटिशर्स का प्रोपोज़ल था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ड्राफ्ट करने के लिए कि किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाएगा। तो एक ड्राफ्ट था, तो ये कैबिनेट मिशन जो था वो बताना चाहता था कि किस तरीके से आपको जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। पार्टीशन एंड द इंडिपेंडेंस 1947, तो उसके बाद पार्टीशन होता है पाकिस्तान और इंडिया में कैबिनेट मिशन के बाद, तो ये सब चीज़ें होती हैं। 1947 का एक्ट आता है, उसके तहत बहुत सारी चीज़ें कैसे-कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करेगी, ये सब चीज़ें हो रही थी। उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई 1946 से 1949 तक, यहाँ पे इसने काम किया। ड्राफ्ट कमेटी के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनाए गए, जो पहले हमारे लॉ मिनिस्टर थे, जो अंतरिम सरकार थी उसमें लॉ मिनिस्टर थे ये। ठीक है? तो इसका ड्राफ्ट बना 1946 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये सब चीज़ें हुईं, उसके बाद हमने एक्सेप्ट किया अपने संविधान को 26 नवंबर 1949 को, एंड देन 26 जनवरी 1950 को हमने क्या करा, अपने संविधान को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया। तो ये सब चीज़ें थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बैकग्राउंड के बारे में। हिंदी वर्ज़न ये है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से मेंशन किए गए हैं। अब देखो, यूपी पीसीएस क्या करेगा, यूपी पीसीएस क्वेश्चन बनाएगा मेंस के अंदर, अगर पॉलिटी का क्वेश्चन डालेगा तो वो कहेगा कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जो विशेषताएँ हैं वो बताइए, ठीक है? या उन्हें जो है ना क्रिटिसाइज़ तो नहीं कराएगा, उन्हें जो है यही कहेगा कि इन्हें संक्षिप्त में बता दीजिए। तो आपको यही जो मैंने पॉइंट बताए हैं, 10 पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को लिखना है और उसके बीच में छोटे-छोटे पॉइंट जैसे कि जो हेडिंग्स हैं वो डाल देनी है, तो आपका मेंस का भी तैयार हो जाएगा। और अब इसमें प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी बनेंगे। प्रीलिम्स के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसमें एक आ गया, पहली हेडिंग में है देखो, इसमें है कि बैटल ऑफ प्लासी, तो बैटल ऑफ प्लासी भी पूछता है 1757, आपको याद रखना। बहुत सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी बनेंगे, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें, इन्हें ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है?
उसके बाद मैंने हिंदी तो बता ही दी, हिंदी वर्ज़न भी। उसके बाद हम ये देखेंगे इसके अंदर कि इससे कितने एमसीक्यू हम निकाल सकते हैं मैक्सिमम। तो एमसीक्यू मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैंने अभी तुम्हें एक टॉपिक समझाया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, उसमें कितने मैक्सिमम हम जो है एमसीक्यू निकाल सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा कि which of the following act first introduced to the concept of the federal structure in India। तो जाहिर सी बात है फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में कौन सा एक्ट था जिसने बताया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 में बताया गया था कि फेडरल स्ट्रक्चर इंडिया का होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है विच इवेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल इन इंडिया। तो बैटल ऑफ प्लासी, जाहिर सी बात है सबसे पहले अंग्रेजों की हिम्मत कहाँ से बढ़ी थी, अंग्रेजों ने बैटल ऑफ प्लासी को जीत लिया था। और बैटल ऑफ प्लासी किस वजह से वो हारे थे, इंडिया के नवाब, वो वहाँ पे गद्दारी हो गई थी। ठीक है, जो उसका सेनापति था मीर जाफर, उसने क्या करी थी, गद्दारी करी थी। और इस वजह से अंग्रेज जो है ना, अंग्रेज तो वही थे कि कहते हैं साजिशें करते थे और एक दूसरे को लड़ाते थे, फूट डालो राज करो, ये सब सिस्टम था अंग्रेजों का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, the first step towards the introduction of the responsible government in India was taken by which of the following। तो जाहिर सी बात है मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में आया था। ठीक है, तो उसमें ये बात की गई थी कि जो हम ये लागू कर रहे हैं मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड 1919 में, तो इसमें ये कहा था कि जो हमारा 10 साल के बाद हम क्या करेंगे, इस पे रिव्यू करेंगे। 10 साल के बाद हम देखेंगे कि कितना इफेक्टिव हुआ यहाँ पे हमारा रूलिंग, कितनी इफेक्ट है, तो उस पे वो होना था। लेकिन उसके बाद उससे पहले ही मतलब 1929 में 1927 में ये इन्होंने कर दिया था, मतलब कि उस पे जो इन्होंने 10 साल का टाइम पीरियड दिया था, उससे पहले ही इन्होंने भेज दिया था एक डेलीगेशन इंडिया को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी ये है 1909 विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म इंट्रोड्यूस द सेपरेट इलेक्टोरल ऑफ मुस्लिम। जहाँ भी ये आएगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स ऑफ मुस्लिम, तो उसका आंसर है मोरले मिंटो रिफॉर्म 1909 में। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश अंडर विच प्लान। किस प्लान के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी, कैबिनेट मिशन 1946, ये तो सभी को पता है। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एबॉलिश्ड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया एंड द ट्रांसफर्ड पावर ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। तो जाहिर सी बात है 1857 में म्यूटनी हुई थी, 1857 में सैनिक विद्रोह हो गया था। उसी को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लेकर आए वो। ठीक है, उसके बाद हिंदी में भी मैंने दे रखे हैं ये क्वेश्चन, तो हिंदी में आप लोग पढ़ लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मैंने मेंशन किए हैं इसके अंदर PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो यूपीपीसीएस यूपीएससी ने पूछे हैं अब तक, तो वो सब इसके अंदर है। ठीक है, वो आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेने हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है 2016 में पूछा यूपीएससी ने, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ द डायरकी इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ऊपर भी बता चुका हूँ MCQ में। तो देखो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट एक्ट को मॉडले मॉन्टो सुधार भी कहते हैं। तो ये सब क्वेश्चन है। और ये यूपीएससी ने 2015 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अटेम्प्ट ऑफ द इंट्रोड्यूस इलेक्शंस इन इंडिया। इलेक्शन के बारे में कहाँ पे पहली बार जो है इस बात की कि जो इलेक्शन होना चाहिए, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में ये बात की गई थी। तो आप लोगों को ये पढ़ लेने हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने मेंशन किए हैं, तो सही से आप पढ़ ली। 15 क्वेश्चन MCQ है और 15 क्वेश्चन PYQ है। तो ये पहली वीडियो थी हमारी पॉलिटी की। तो इसी तरीके से हम पहले आपको जो है ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे, एंड देन उससे जो MCQ निकल सकते हैं मैक्सिमम वो बताएंगे, और जो अब तक PYQ पूछे हैं विभिन्न एग्जामों में उसके बारे में हम आपको बताएंगे अच्छे से। तो आपको डेली जो है ना सही तरीके से वीडियो को देखना है, और ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनाया गया, उसका क्या इतिहास था, वो कैसे बनाया गया, वो सब चीज़ें थी। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलेंगे हम। ये फर्स्ट वीडियो थी, आपको देखना है और इसे शेयर करना है वीडियो। थैंक यू।